कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को बिना वजह जज किया जाता है? बार बार उनके बारे में गलत स्टीरियोटाइप जो कि बनाए जाते हैं। आज भी हमारे देश में ये डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोग इस चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। Look at them. They look exactly like the Chinese. चाहे उनके लुक्स हो, चाहे उनका एक्सेंट हो या फिर उनकी आइडेंटिटी हो। सोशल मीडिया पे तो उनका मजाक उड़ाना जैसे एक आम बात बन गई है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी चीज है। जिस नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ट्रोल्स ने निशान बनाया, आज वही लोग भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर रहे हैं। Held it for what seemed an eternity. She's got one red light. मैरी कॉम एक छोटे से गांव से निकली, पर दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्सिंग लेजेंड बन गई। A world champion, the first Indian female to become a boxing world champion, the first Indian female to win an Asian Games title and an Olympic medal. और जब वो रिंग में उतरती है तो उनके सामने हर ट्रोल की आवाज जो है वो छोटी पड़ जाती है। उसी तरीके से मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीता। उन दिनों उनकी पहचान पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पोडियम पर जाकर तिरंगा लहराया, तब वो सवाल पूछने वाले अब उनके फैन बन चुके हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे देश में और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। वहीं बाओचिंग भूटिया उनमें से एक नाम है। बाओचिंग भूटिया सिक्किम स्नाइपर के नाम से जाने जाते हैं। इंडिया के ऑल टाइम टॉप फुटबॉलर लेजेंड बने हैं। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के हर एक बच्चे को इंटरनेशनल ड्रीम देखने की हिम्मत दी। बाओचिंग भूटिया की वजह से सिक्किम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल एक जुनून है जो कि बन गया है। चाहे गुवाहाटी हो, चाहे शिलोंग हो, चाहे इम्फाल हो, ये शहर अब इंडियन सुपर लीग के सबसे पैशनेट स्टेडियम जो है वो बन चुके हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर ग्राउंड पे नए चैंपियंस निकलते हैं। और चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे फिर वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे फिर वो आर्चरी हो, चाहे फिर वो फुटबॉल हो, सब जगह पे आपको कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्समैन नॉर्थ ईस्ट से देखने को मिलेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक रीजन जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता था, एक रीजन जिसके लोगों को लगातार ट्रोल का सामना करना पड़ता था, वो रीजन आखिर कैसे इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल बनने जा रहा है। और आज के टाइम पे ये कल्चर आपको बहुत कॉमनली नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। सोचिए, आपसे कोई पूछे कि इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल कौन सा है, तो ज्यादातर लोग पंजाब बोलेंगे, हरियाणा बोलेंगे, या शायद कुछ लोग जो है वो महाराष्ट्र का नाम लेंगे। लेकिन इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जिसका टोटल एरिया बिहार से भी छोटा है, क्यों वहीं से इतने ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर एथलीट है जो कि आज निकलते हुए देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये जो 8 स्टेट है, इनका टोटल एरिया मिलाकर जो है ना वो लगभग 8% के आसपास, और पॉपुलेशन जो है वो 3 से 4% के आसपास है। लेकिन अगर पिछले पूरे ओलंपिक्स में देखोगे तो ओलंपिक्स में जो विनिंग परसेंटेज है मेडल का, उसमें 20% का कंट्रीब्यूशन है। ये वही एरिया है जिसमें लोग अक्सर इसको चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। जब आप इस छोटे से इलाके की ज्योग्राफी देखते हैं तो मन में ये सवाल उठता है कि इस छोटे से स्टेट्स का आखिर इतने बड़े अचीवमेंट जो है वो कैसे होने लगे हैं। हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट को सिर्फ कुछ स्टीरियोटाइप तक ही सीमित कर देते हैं, बिना उसके पीछे की कहानी समझे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये रीजन सिर्फ एथलेटिक पैदा नहीं करता, बल्कि एक ऐसे स्पोर्ट्स कल्चर को जन्म देता है जो इंडिया के बाकी हिस्सों में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह स्पोर्ट्स सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि एक जरूरत है, एक पहचान है, और एक ऐसी चीज है जो लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत है जो कि देती है। यहाँ का जो यूनिक कल्चर इन्फ्लुएंस है, जैसे कि मेघालय की मैट्रिमोनियल सोसाइटी, यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे सोसाइटी के अंदर मेघालय की मैट्रिमोनियल सोसाइटी लड़के और लड़कियों को बराबर स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी देते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए स्पोर्ट्स कोई साइड एक्टिविटी या हॉबी नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए खेल एक आज के टाइम पे आइडेंटिटी, एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है। अगर कहें कि यहाँ स्पोर्ट्स एक जीने का तरीका है तो गलत नहीं होगा। जिस तरह पंजाब और हरियाणा की मिट्टी पहलवानों को जन्म देती है, उसी तरह से नॉर्थ इंडिया की पहाड़ियां और मैदान नेचुरल एथलीट है जो कि पैदा करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रास रूट और यूथ प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर और आसाम जैसे स्टेट्स में एक मिशन फुटबॉल चलता है। कैच देम यंग जैसा प्रोग्राम है जो कि चलता है, जिसमें बच्चों को छोटी उम्र से ही स्काउट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और स्कूल लेवल पर ही फुटबॉल का जुनून पैदा होता है। नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में फुटबॉल एक धर्म की तरह आज के टाइम पे पूजा जाता है। बचपन से ही बच्चे फुटबॉल की तरफ खेलना शुरू कर देते हैं, और गांव के पास एक फुटबॉल फील्ड हमेशा आपको हर जगह, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जगह देखने को मिलेगा। संडे का मतलब यहाँ पे रेस्ट करना नहीं, बल्कि फुटबॉल खेलना होता है, और फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं। इसी वजह से आज के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट जो है वो फुटबॉल की फैक्ट्री है जो कि इंडिया का बन चुका है। अगर आप एविडेंसेस देखोगे, अगर हम फैक्ट और मिथ के बारे में बात करें, तो अगर एरिया देखोगे तो आपको 8% मिलेगा, पॉपुलेशन 4% मिलेगी। लेकिन अगर आप ओलंपिक्स गेम में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो पिछले 15 मेडल्स के अंदर जो है वो आपको 2 मेडल्स नॉर्थ ईस्ट से देखने को मिलेंगे। नियर बाय 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको नॉर्थ ईस्ट से इंडियन ओलंपिक मेडल के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप 2020 के ओलंपिक्स देखोगे तो वहाँ पे 2 मेडल मीराबाई चानू और साथ में
लवलीना दोनों ने जो है ओलंपिक मेडल है जो कि जीता था। उसके अलावा अगर आप पेरिस ओलंपिक्स देखोगे तो वहाँ पे भी मीराबाई चानू जो है वो 4th नंबर पे रही, लवलीना क्वार्टर फाइनल के अंदर रही। आज के टाइम पे अगर आप ISL का इतिहास देखोगे 2021-22 के टाइम का, तो 85 से 100 इंडियन प्लेयर्स जो थे नॉर्थ ईस्ट से थे। मेजरली मणिपुर और मिजोरम से 25% से ज्यादा अलोन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 इंडियन ISL प्लेयर्स थे, वो आपको यहीं से देखने को मिलता है। इसी प्रकार से इंडियन नेशनल अगर फुटबॉल टीम की बात करोगे वुमेन की, तो वहां पर भी 23 में से 9 प्लेयर जो है वो नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 39% जो है वो वहीं से देखने को मिलता है। अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देखोगे बॉक्सिंग के अंदर, तो मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, 8 बार वर्ल्ड मेडल्स है, जो कि 8 वर्ल्ड मेडल्स है जो कि उनके पास में है। इसी प्रकार से लवलीना है 2023 की वर्ल्ड चैंपियन रही 75 kg में, 2 बार वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल है जो कि वो पहले जीत चुकी हैं। इसी प्रकार से शिव थापा जो कि आसाम से हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल बॉक्सिंग के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस करी थी। 2015 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था। इसी प्रकार से छोटा एरिया है, पॉपुलेशन लो है, पर आउटपुट अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आप यूनाइटेड FC जो इंडियन सुपर लीग की टीम है, अगर उसको 2014 में जब ISL की शुरू हुआ था, तब अगर आप देखोगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से मिलकर जो है ना कि एक टीम है जो कि बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC उसका नाम रखा गया था। ये एक फुटबॉल क्लब नहीं था बल्कि 8 स्टेट का एक कलेक्टिव आइडेंटिटी थी। हर टाइम जब भी मैच हुआ करता था तब गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर एक तरीके से इलेक्ट्रिक माहौल है जो कि देखने को मिलता था। और यहीं से निकले प्लेयर्स ने इंडियन फुटबॉल टीम के कई सारे चेहरे हैं जो कि बन गए, और यहीं से निकले प्लेयर्स ने इंडियन फुटबॉल का चेहरा बदल दिया है, जैसे कि JJ उदंता सिंह जैसे नाम क्लब और कंट्री लेवल पर बेंचमार्क है जो कि सेट कर चुके हैं। इसी प्रकार से बॉक्सिंग का भी उतना ही क्रेज यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा है। हिली एरिया की वजह से स्टेमिना और इंडोरेंस लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं। बॉक्सिंग एक नेचुरल चॉइस है जो कि यहाँ के लोगों के लिए बन जाता है। सबसे पहला नाम आता है मैरी कॉम का, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, लवलीना टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इसी तरीके से बहुत सारे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल के ऊपर प्लेयर्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के बॉक्सिंग लेजेंड है जो कि आज के टाइम पे बन रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जेंडर एम्पावरमेंट एंगल भी आपको देखने को मिलेगा। टोक्यो 2020 में मीराबाई और लवलीना ने वुमेन लीड पोडियम पर अपनी जगह बनाई। इक्वल अपॉर्चुनिटी और कम्युनिटी रेस्पेक्ट ने उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट है जो कि किया था। और तो और आज के टाइम पे यहाँ पे ई स्पोर्ट्स का भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। गुवाहाटी, इम्फाल जैसे शहरों में गेमिंग कैफेज और इंटरनेट पेनिट्रेशन से नए ई स्पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा नए मॉडर्न गेम्स के साथ में जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उनका भी रिवाइवल हो रहा है। मणिपुर की एक ट्रेडिशनल रेसलिंग है जिसका नाम है मुखना, वो भी यहाँ पे आजकल के टाइम पे देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक और है लत्पी, जो कि कोकोनट के साथ में जो है वो खेली जाती है और एक तरीके से देसी रग्बी है। वैसे ही होडू नाम का एक अरुणाचल प्रदेश में स्पोर्ट है जो कि मार्शल कॉम्बैट और सेल्फ डिफेंस के लिए काफी फेमस है। ये स्पोर्ट्स जो है ये कल्चर टूरिज्म का नया एंकर बन रहे हैं। सोचिए आप एक होम स्टे में जाएंगे किसी के घर पे, और वहाँ पे आपको लोकल क्यूजीन है, लोकल कल्चर है, ये सब तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपको लोकल स्पोर्ट्स भी देखने को मिल रहा है। तो टूरिज्म से जब इसको जोड़ा जा रहा है तो एक नया मॉडल है जो कि बन रहा है, जो वहाँ के इकोनॉमी को भी काफी बूस्ट है जो कि कर रहा है। ऐसे एरिया में अगर आपको लोकल कल्चर का हिस्सा जब आप बनते हो और वहाँ पे लोकल स्पोर्ट देखते हो तो अलग ही एक बेनिफिट है जो कि टूरिज्म को और लोकल कल्चर को दोनों को देखने को मिलता है। इसी तरीके से एडवेंचर टूरिज्म भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, घने जंगल, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग के लिए परफेक्ट प्लेग्राउंड माना जाता है। चाहे अरुणाचल प्रदेश का तवांग हो, मेघालय का डाउकी हो, शिलोंग के बाइकिंग ट्रेल्स हो, ये आज के टाइम पे एक मस्ट डू एक्सपीरियंस के लिस्ट में आ चुके हैं। लोकल गाइड्स एडवेंचर टूरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं और होम स्टेज टूरिस्ट का रियल कल्चर एक्सपीरियंस है जो कि उनको देता है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स टूरिज्म की ग्रोथ हो रही है, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट के यूनाइटेड FC के मैचेस तो रणजी ट्रॉफी के गेम्स हो, लोकल मैराथन्स हो, एयरलाइंस, होटल, मार्केट्स, इन सबको फायदा होता है। ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इम्प्रोवाइज्ड कनेक्टिविटी, सेफ्टी और हॉस्पिटैलिटी की जरूरत होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। पिछले अगर आप 10-15 सालों में देखोगे तो नई पॉलिसीज आई है, स्कॉलरशिप्स आई है, एकेडमिक फाउंडेशंस बन रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के अंदर एक गेम चेंजर है जहां साइंस बेस्ड ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। स्टेडियम जैसे गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम है, इम्फाल का लैम्पेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इनको भी जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी के लिए रोड, रेल और एयरवेज तीनों आज के टाइम पे इम्प्रूव हो रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से टूरिज्म में, स्पोर्ट्स में, कनेक्टिविटी के अंदर, ई स्पोर्ट्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आज भी एक अपने आप में चैलेंज है।
मेजरली हिली एरियाज के अंदर। एथलेटिक पोस्ट रिटायरमेंट करियर ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे लिमिटेड है, जैसे कि कोचिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, रेफरी बनना, वो बहुत ही लिमिटेड है आज भी। स्किल्ड हॉस्पिटैलिटी वर्कफोर्स की कमी है जो स्पोर्ट्स टूरिज्म को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। अगर ये 3-4 ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया जाए तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के अंदर और ज्यादा बेहतर जॉब और एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट का जो विजन है ना वो बिल्कुल क्लियर है। स्पोर्ट्स एजुकेशन, कल्चर प्लस इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके ग्रोथ है जो कि करनी है। स्पोर्ट्स स्कूल और इंटीग्रेटेड मॉडल्स ट्रेन करते हैं चैंपियंस के साथ ही करियर अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो उनको देते हैं। आज के टाइम पे हमें 3 प्रैक्टिकल एक्शन है जो कि लेने चाहिए। एक तो वहाँ के यूथ के लिए करियर पाथवेज बनाना, जैसे कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कोचेस के लिए, फिजियो के लिए, एनालिटिक्स के लिए, ये बहुत जरूरी ऑप्शन बन सकता है। वैसे क्लब और कम्युनिटी मॉडल, डिस्ट्रिक्ट लीग से एकेडमिक्स तक अगर क्लब और कम्युनिटी का मॉडल अगर डेवलप किया जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है जो कि निकाल के देगा। और तीसरा, स्पोर्ट्स और टूरिज्म के सर्किट बनाना ताकि फेस्टिवल्स हो सके, मैचेस हो सके, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो सके, होम स्टेज हो सके, इन सब से जो है वो इकोनॉमी को काफी बेनिफिट है जो कि मिलता है। अगर इसी तरीके से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट अभी चल रहा है तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि पोडियम पे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्पोर्ट्समैन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या हम तैयार हैं नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि चैंपियन और लीडर्स की जन्मभूमि के रूप में देखने के लिए? कमेंट्स में अपना सुझाव और अगली वीडियो के टॉपिक्स मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय नॉर्थ ईस्ट, जय भारत।